हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आईटी का एक सब्जेक्ट बाकी है, फाइनेंस का एक सब्जेक्ट बाकी है और हमारे ह्यूमन वैल्यूज का एक सब्जेक्ट बाकी है। आप सभी को मैं ऑलरेडी बता देता हूं कि मार्केटिंग के दोनों सब्जेक्ट लास्ट ईयर के सेम रहने वाले हैं। इन पे नए वीडियो नहीं आएंगे, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई सिलेबस में अपडेट हुआ है, वैसे तो नहीं हुआ है, लेकिन यदि आपको लगता है कि सर कुछ टॉपिक रह गए तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मार्केटिंग के जो बच्चे हैं उनको परेशान होने की बात नहीं है। उनके पांचों यूनिट के मार्केटिंग एनालिटिक्स और सेकंड सब्जेक्ट के पांचों यूनिट के ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। आप एमबीए थर्ड सेम 23 की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना। हाँ, लेकिन अंतिम प्रहार की सीरीज बिल्कुल फाइनल होने वाली है और जल्दी अंतिम प्रहार भी मैं शुरू कर रहा हूं। इसके साथ आपके आईटी के और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो भी मैं कवर अप कराऊंगा। लास्ट यूनिट पे आ चुका हूं ह्यूमन वैल्यूज में। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन वैल्यूज की 5th यूनिट पूरी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एमबीए बी फार्मा सब में कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीटेक में भी कंपलसरी सब्जेक्ट है और यूजीसी नेट में तो फिर इसके 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए 5th यूनिट का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या कह रहा है? नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। क्या कह रहा है? नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब मैं हर चीज आपको लॉजिकली समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5th यूनिट का कोई भी और वीडियो देखने का, इवन मेरा भी कोई और रिवीजन वीडियो देखने की कोशिश नहीं करनी होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है? नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब ये भैया नेचुरल एक्सेप्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सहज रूप से स्वीकार्य। मींस कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है क्या? जब मैं किसी बात को नेचुरल एक्सेप्टेंस कहता हूं, इट मींस मेरा जो माइंड है एंड प्लस मेरी जो बॉडी है, जिसको हमने पहले आई के नाम से डिनोट किया है माइंड को, इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मींस कि दोनों एक बात पर एग्री हैं। इसको ही हम बोलते हैं नेचुरली एक्सेप्टेड, मींस सहज रूप से स्वीकार्य होना। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम है, एग्जाम में आप राइट अप कर रहे हैं, तो वहां पर फिजिकल बॉडी भी आपके साथ में और मन भी कह रहा है कि अभी राइट अप करना है, तब आपका मन कहीं और नहीं जा रहा होता है। जिसको एग्जाम का पेपर आ रहा होता है, ठीक है, उसका मन कहीं और नहीं जाता, वो क्वेश्चन के आंसर पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है। और याद रखिए, जब कोई चीज नेचुरली एक्सेप्टेड हो जाती है और बॉडी एंड आई साथ में वर्क करती है, मैं फिर क्या कह रहा हूं, बॉडी एंड आई जब साथ में वर्क करती है, तब समय कितना भी बड़ा हो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल जाता है। कैसे? आप 3 आवर्स की मूवी देखने के लिए गए, आजकल तो क्या 2.5 घंटे की बन रही है, 2.5 घंटे की कोई मूवी देखने के लिए गए, आपको बहुत मूवी अच्छी लगी, केजीएफ लग गई, केजीएफ चैप्टर 2, 3 आने वाला है, तो चैप्टर 2 की आपको मूवी बड़ी अच्छी लगी। जब आपने स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, इसमें 2.30 आवर्स स्पेंड हुए, लेकिन ये 2.5 घंटे आपने पूरी मूवी एंजॉय करी। जब ये मूवी आप एंजॉय कर रहे थे तो 2.5 घंटे करीबन 1 मिनट के बराबर आपको, 2 मिनट 5 मिनट के बराबर आपके गुजर गए। ऐसा ही एग्जाम में भी होता है। 3 आवर्स का पेपर होता है, लेकिन आप देख रहे होते हैं, आपको जब स्टार्टिंग होता है पेपर का तब याद होता है, और जब पेपर कंप्लीट हो रहा होता है तब आपको याद होता है अरे 3 घंटे हो गए हैं, आप एक ही जगह बैठे हुए हैं और राइट अप कर रहे हैं। अब आपको लगेगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सर हम नेचुरली करते हैं। यही नेचुरल एक्सेप्टेंस है। मींस कि जब बॉडी और आई वर्किंग टुगेदर एग्री है किसी पॉइंट पे या डिसएग्री है, तो समय क्या होता है, बहुत फास्ट चलता है। गति वही है, सेकंड की स्पीड वही है, लेकिन आप वर्क टुगेदर करते हैं। अब सर ऐसा ना हो तो आपको 3 घंटे बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, केवल एक कमरे में बैठा दिया जाए और ना कोई दोस्त हो, तो सोचिए आपको 3 घंटे और एक ही चेयर पे बैठना है, तो आप क्या बैठ पाएंगे? आप कहेंगे सर ये पॉसिबल नहीं होगा। वही एग्जाम के टाइम पे वो 3 घंटे आपको 2 मिनट लगते हैं, और वही खाली जब आप बैठेंगे 3 घंटे आपको 30 दिन के बराबर लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर बॉडी और आई साथ में काम नहीं कर रही। यानी कि इन द नटशेल, यदि आपका माइंड और आपकी फिजिकल अपीयरेंस किसी एक वर्क के थ्रू एक काम के प्रति लगती है, तो काम भी अच्छा होता है और वो फास्ट होता है, उसमें आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब रम जाते हैं। हिंदी में उसकी फिलोसफी है रम जाना। मीन्स कि आप उसके अंदर एकदम इतने
आपका लेवल इतना हाई चला जाता है कि वहां पे टाइम जो होता है वो इग्नोर हो जाता है। टाइम जो होता है इग्नोर हो जाता है। आपके 3 आवर्स भी हो सकते हैं, 5 आवर्स भी हो सकते हैं, 7 आवर्स भी हो सकते हैं। किसी वेब सीरीज को खोला, अच्छी लगी, 8 घंटे की वेब सीरीज थी, मैंने बहुत बच्चों को देखा है 8-8 घंटे एक एक सिटिंग में निपटा देते हैं। सुबह बैठे थे सर 8 बजे वेब सीरीज खोल के, कौन सी, कोई सी भी वेब सीरीज, फैमिली मैन आई होगी, देख के खोल के बैठे थे सर, 8 घंटे की वेब सीरीज थी, बिना एक बार उठा था सर बस बीच में, उसके बाद बस उठा ही नहीं, पूरी वेब सीरीज एक साथ देखी। बहुत से बच्चे मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि बॉडी एंड आई वर्क टुगेदर। इसी को कहते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। समझ में आया ना कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस ह्यूमन इंप्लाइज कंडीशन, अनकंडीशन टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, पीपल एंड एनवायरनमेंट। यानी कि नेचुरली हम उसको सहज रूप से स्वीकार करते हैं। जैसे कि अच्छा, ये डेवलप कैसे होती है? ये डेवलप्ड होती है हमारी फैमिली, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी से। अब ये सहज रूप से स्वीकार्यता क्या है? जब बॉडी और आई वर्क भी साथ में कर रहे हैं और हमको एकदम फीलिंग रिलैक्स कि ये ठीक है, ये हो रहा है। जैसे कि एक हमारे सामान्य भारतीय परिवार में अगर एक माता पिता पुत्र साथ में खाना खा रहे हैं तो एक नेचुरली एक्सेप्टेंस है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही। वहां पर अगर कोई अल्कोहल ला के रख दे, शराब की बोतल ला के रख दे, तो 10 जने और कहेंगे और अनकंफर्टेबल सा एक वातावरण बन जाएगा। मीन्स कि इट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेड। अब इसी से वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, वहां पर डाइनिंग टेबल पे हमेशा अल्कोहल रहेगा ही रहेगा, शैंपेन नाम दे दिया जाएगा उसको, ठीक है, और दूसरे तरीके के अल्कोहल वहां पे रख दिए जाएंगे। वहां पे माताजी भी पी रहे हैं, पिताजी भी पी रहे हैं, बच्चा भी पी रहा है, बहन भी पी रही है, वाइफ भी पी रही है, उसके भी बच्चे पी रहे हैं, दादा दादी, वहां पे वो नेचुरली एक्सेप्टेंस है। मीन्स कि जो चीज सहज रूप से स्वीकार होती है। तो ये हमारी कास्ट, कल्चर, फैमिली, सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज हमको सहज रूप से स्वीकार्य होती है और नहीं होती। जैसे कि अब जो अस्वीकार्य की बात करते हैं अपन, जिसमें अपन नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं होता। जैसे कि कोई ऐसी, अपन जैनिज्म में चलते हैं, जब जैनिज्म में जाते हैं तो वहां पर ईटिंग नॉनवेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मीन्स कि अगर खाना खाते समय कोई नॉनवेज वहां पर ले आया तो वो बंदे वहां खाना छोड़ के उठ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर अपन दूसरी कास्ट कम्युनिटी में गए तो वहां पर ये नेचुरली एक्सेप्टेड है। तो इट इज डिपेंड ऑन अवर कास्ट कम्युनिटी कि क्या नेचुरली एक्सेप्टेड होता है। लेकिन सिंपल सी बात है, ये बॉडी और आई जब भी नेचुरली एक्सेप्टेड होगा वर्किंग टुगेदर, और वहां पे बहुत फास्ट काम चलता है, यानी कि उसमें आपका प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल हाई हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल है ना, अनकंडीशन है, कोई भी इसके अंदर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटिव्स ऑफ ह्यूमन इथिकल कंडक्ट या इथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है? अब इथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है कि हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, कि हमें बिहेव कैसे करना चाहिए, हमें हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें हमारे दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारे जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। इसी को बोला जाता है इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। मींस इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर आता है। क्या आता है? वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर द फाउंडेशन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स की फाउंडेशन होती है। जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट है, जो ह्यूमन हमारा कंडक्ट है, वो भी कौन सा? ह्यूमन कंडक्ट का मतलब है कि हमारा आचरण, कि हमको कैसे वर्क करना है, और इथिकल का मतलब कि जो एथिक्स मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आर गोल्डन रूल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मींस इसके अंदर हमको वर्क ऐसे करना है कि वो भी एग्री हो और हम भी एग्री हो, मींस यूनिवर्सल। इसमें कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, विद रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, स्पीकिंग ट्रूथ। तो ये क्या है? इथिकल बात है। यानी कि इसमें कास्ट कम्युनिटी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू है तो उसको सच बोलना है ना, दूसरी कास्ट है तो उसको सच नहीं बोलना, यानी कि ये, और कोई छोटा बच्चा है तो उसको सच बोलना है, बड़े को सच नहीं बोलना है ना। इसके अंदर ये सब के ऊपर इंप्लीमेंट होता है इक्वली। तो इसी को बोलते हैं इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। समझ में आ रहा है ना? अब ये जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट है, इसका मतलब है कि हमें
इंसानों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहाँ अच्छा क्या है सर, कि कैसे बिहेव करें, कोई मिले तो क्या सलाम ठोकें, क्या आदाब करें, क्या नमस्ते करें, नहीं, आप उसकी केवल रेस्पेक्ट करें, आप अपनी लाइन में रहें, उसको उसकी लाइन में रहें। ऐसा नहीं है कि आपको विश करने का कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको नमस्ते करने का कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसा एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बिहेव होना चाहिए वो करना चाहिए। अब ये वैल्यूज, कैरेक्टर और पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, और यही आगे जाके हमारे प्रोफेशनल एथिक्स की नींव बनती है। मतलब कि ये एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को अगर बोला जाए तो ये प्रोफेशनल एथिक्स की नींव है, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स की नींव है, फाउंडेशन है। बात समझ में आई? मैं इसके पहले, ये बहुत छोटी सी बात है कि पहले बचपन में ही सिखा देती थी माँ कि आपके ये बड़े हैं बेटा, इनको ऐसे मत बोल, ये छोटा है बेटा, इसको ऐसे मत बोल, ये भाई है बेटा तेरा, ये बहन है तेरा, इसके साथ ऐसे बिहेव करना, ये माताएं सिखा देती थी। लेकिन धीरे धीरे अपब्रिंगिंग बढ़ी, न्यूक्लियर फैमिली बड़ी होनी शुरू हुई, दादाजी दादी का प्यार खत्म हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो बेसिक फाउंडेशन थी हमारा कि हाउ टू बिहेव अदर्स, आज देखिए आज वायलेंस हो गया, बहुत वायलेंस। मतलब आप देखिए कि सोसाइटी में वायलेंस इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े इतने वायलेंस हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे के फाइटिंग में लग जाते हैं। उसने हमें कैसा बोल दिया, उसने हमारी गाड़ी पे कैसे, कभी भी एक्सीडेंट कोई जान करके नहीं करता। 99% अगर कोई है ना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं हो तो कोई जान करके आपको एक्सीडेंट नहीं करेगा। वो उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई, भले गलती उसकी हो, लेकिन क्या उसने वो उसका इंटेंशन क्या था, क्या उसका इंटेंशन हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करना था? नहीं था। लेकिन भले उसकी गलती हो, लेकिन आपको वहां पे बिहेव कैसे करना चाहिए, आपको उसकी भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, या अपनी गलती भी हो सकती है, तो हमको हमेशा कैसे बिहेव करना चाहिए, एथिकली बिहेव करना चाहिए। बट आजकल ऐसा होता नहीं है। क्यों? न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण ये वैल्यूज डिमोलिश हो गई, डिमोलिश होने के कारण हमारे अंदर वायलेंस बढ़ गया, ठीक है। इसमें गेमिंग का भी रोल है, गेमिंग भी आजकल जितने भी पबजी है एक दूसरे को मारना है, फ्री फायर है एक दूसरे को मारना है, तो इसमें एंटरटेनमेंट मिलता है। एंटरटेनमेंट जब इसमें अंदर मिलेगा, एक दूसरे को मारने में एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो वायलेंस तो बढ़ना ही है, ठीक है। तो अपन तो अपने टॉपिक पे रहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। द वैल्यूज, कंडीशन एंड पॉलिसीज integrated with the ethical human conduct, how we behave with the others, we give the values to another one, we make a policies, there is a certain rules which are followed by everyone in the society, like कि चोरी नहीं करनी है, like हमें झूठ नहीं बोलना है, like हमें रेड सिग्नल पे रुकना है, it is the policy, part of policy and character like be honest, ठीक है, be brave, है ना, बी ऑनेस्ट, बी ब्रेव, दिस इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट, द बेसिक ऑफ ह्यूमनास्टिक एजुकेशन। अब काफी इंटरेस्टिंग बात है ये। अब ये सर, ये इंटरेस्टिंग बात आपने क्या बोली, नेक्स्ट टॉपिक है ना। अभी तक 2 टॉपिक मैंने बताए, केवल 3rd टॉपिक इसका है 5th यूनिट का। मैं चाहता हूं एक ही के अंदर अपन सब कुछ खत्म कर दें, कोई आपको अदर वीडियो भी नहीं देखना पड़े, मस्ती के साथ सारे टॉपिक्स अपन क्लियर करते हैं। चले, बुकिश थ्योरी अभी टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो का कंप्लीट होते ही आपके ऊपर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। लर्निंग विद डॉक्टर आनंद व्यास टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप में से बहुत से ज्वाइन भी होंगे, जिनको अगर इसकी पीपीटी चाहिए वो वहां से भी डाउनलोड कर सकता है। बेसिक फॉर ह्यूमनास्टिक एजुकेशन। अब ह्यूमनास्टिक एजुकेशन क्या होता है? ह्यूमनास्टिक एजुकेशन होता है जिसके अंदर स्टूडेंट जो हो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो पढ़ाई के लिए। क्या हो? सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड। अब ये सेल्फ मोटिवेशन सर आ सकता है क्या, बताओ? सेल्फ मोटिवेशन पढ़ाई के लिए आ सकता है सर? ये तो तब होगा जब हमको नौकरी के लिए पढ़ाई करनी होगी, यानी कि हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे, या सर हमको इस एग्जाम में परसेंटेज अच्छे बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि उसका कुछ एड ऑन होगा हमारी जॉब के परसेप्शन से। कोई ऐसे बिना मतलब के कोई पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो सकता है? 6ठी क्लास के बच्चे को बोलोगे बेटा पढ़ना पड़ेगा, क्यों? उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, नहीं पढ़ोगे आगे जीवन में क्या करोगे। एमबीए के बच्चे को भी डराया जाता है, अरे बैक आ जाएगी, कंपनी वाले नहीं लेंगे। उसको कभी भी ये नहीं बताई जाती कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, एमबीए के बच्चे को ये बोल दिया जाता है कि क्यूटी पढ़ ले, क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ मैनेजर, मैनेजमेंट फॉर अकाउंटिंग पढ़ ले, ठीक है, एमएफए पढ़ ले, बिजनेस लॉ पढ़ ले, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ ले, एन नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट, 18 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ ले, मार्केटिंग एनालिटिक्स पढ़ ले, डेटा एनालिटिक्स पढ़ ले, सब पढ़ ले। और क्या बोला जाता है?
अगर इसमें अच्छा नंबर नहीं आए तो कंपनी में सिलेक्शन नहीं होगा। एमबीए वाले बच्चों को क्या बोला जाता है, पढ़ाने के लिए क्या मोटिवेशन देते हैं, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होगा। कंपनी वाले बिल्कुल चेक करेंगे कि आपका क्या फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो ये। लेकिन कभी भी उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन योर लाइफ, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन योर लाइफ। अगर ये सिखाया जाए किसी बच्चे को कि फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस क्या है, यदि आप कुछ सेव करोगे तो आपको लाइफ में कितना एड ऑन होगा, यदि आपकी एसआईपी करोगे तो इतनी ग्रोथ ये होगी, यदि आप अपना प्रोडक्शन की मैट्रिक्स सीख जाओगे तो आपको ये होगा, ये नहीं सिखाया जाता। तो दैट इज द लूप होल इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हम जब को करिकुलर डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन लेक्चर तो देते हैं कि भैया क्यूटीएम है, 30 लेक्चर्स होंगे, इसके अंदर 30 लेक्चर्स होंगे या 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और हफ्ते में 2 लेक्चर लगेंगे, ये 5 टॉपिक पढ़ने। लेकिन क्यों पढ़ने हैं इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। और ह्यूमनास्टिक एजुकेशन यही करता है। ह्यूमनास्टिक एजुकेशन करता है कि वो हमें सिखाता है कि कोई भी सब्जेक्ट हमें पढ़ना है तो वो क्यों पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कुछ ऐसा नॉलेज देना चाह रहा हूं कि जिससे आपकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए बढ़ सकती है, जिससे आपकी नेटवर्क 1 करोड़ रुपए बढ़ सकती है, तो इट साउंड इंटरेस्टिंग। ये कैसे बढ़ सकती है, केवल 500 रुपए की आप एसआईपी शुरू करोगे, 20 साल तक अगर वो आप एसआईपी करोगे तो आपके खाते में 1 करोड़ आ जाएगा। महीने का 500 रुपया सेव करना है 20 साल तक, रिटर्न चेक कर लेना 16% के रिटर्न से क्या बन रहा है, 1 करोड़ तो बन जाएगा। तो पर 20 साल, चलो 30 साल कर लेते, रिटायरमेंट के टाइम पे तो 30 साल मिलेगा, 30 साल पे 1 करोड़ मिल रहा है। क्या ये फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाई जा रही है, ये सिखाई जा रही है क्या एजुकेशन में। जब हम मैनेजमेंट फॉर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तब हम क्या रेशियो एनालिसिस से प्रूफ कर पा रहे हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमनास्टिक एजुकेशन। In the humanistic education, we prepare the curricular and the syllabus according to the student need कि उसको मोटिवेट कैसे करना है ना, कि उसको ये चीज सीखने के लिए। जैसे किसी बच्चे को एसईओ में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंटरेस्ट होता है, वो बच्चा कहीं ना कहीं से कोडिंग का जुगाड़ करके सीख लेता है, एसईओ करना सीख जाता है, घर बैठे उसके पास फ्रीलांसिंग में काम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट था। एक दूसरा बच्चे को सीएस को पकड़ के लाए, उसको ठूसे जा रहे, उसको आ नहीं रहा। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहां पर ह्यूमनास्टिक एजुकेशन नहीं है, वहां पर वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं। मैं भी आपको तभी सिखा सकता हूं जब आप मेरे से सीखना चाहें। यदि आप मिस्टेक पॉइंट आउट करना चाहें, अरे सर यहां पर ये वाली लाइन आपने गलत बोल दी, बहुत से बच्चे होते हैं पूरा 2.5 घंटे का लेक्चर में एक मिस्टेक हो गई, होती है, मैं मानता हूं मेरे से मिस्टेक होती है और मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इसमें कोई मेरे को शर्म नहीं आती। और मैं तो बोलता हूं कि मैं केवल छोटा सा स्टूडेंट हूं जो आपको वैल्यू एड ऑन कर रहा है। कई एरर होती है, सर वो एरर हो गई थी, उस बच्चे ने पूरा 2.5 घंटे के लेक्चर के अंदर, मेरा 2.5 आवर्स के लेक्चर के अंदर वो 2 मिनट की एरर देखी, बाकी वो उसने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हम कंसर्न हो गए हैं, हम मोटिवेटेड नहीं है, हम किसी का कि हम उसको डिमोलिश कैसे करें। गेटिंग माय पॉइंट। और जब हम किसी से कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं तो हमको ये सीखना है कि हम उससे कितना एड ऑन कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं आपकी लाइफ के अंदर, केवल एड ऑन कर रहा हूं। देयर इज नो अपार्ट कि मैं आपको केवल ह्यूमन वैल्यूज के लेक्चर्स में केवल कुछ ये सब्जेक्ट है, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ जीवन में, दैट्स इट। लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण हमारा वैल्यू एजुकेशन डाउन हो गया, ठीक है। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द यूजीसी इन्वॉल्वड इन दिस कोर्स इन द थ्रू आउट। बी फार्मा में रख दिया, बीटेक में रख दिया, बीकॉम में रख दिया, बीबीए में रख दिया, यूजीसी नेट में रख दिया, अरे कहां कहां नहीं रखा इस सब्जेक्ट को, एमबीए में रख दिया, 7 जगह तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 7 कोर्सेज में, डिफरेंट 7 कोर्सेज के अंदर तो ह्यूमन वैल्यूज का सब्जेक्ट मैं कवर अप कर रहा हूं, और भी भगवान जाने कहां रख दिया है कोर्स, और सेम सिलेबस है। क्यों रखा है? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन डाउन है। लेकिन इंपॉर्टेंस कोई बताता नहीं है बच्चों को पढ़ाते समय, आए 5 टॉपिक पढ़ा है, बात खत्म। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड द ह्यूमनास्टिक एजुकेशन। द ह्यूमनास्टिक एजुकेशन, स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू लर्न, स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू लर्न। कोचिंग में क्यों जाके पढ़ते हैं बच्चे और स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ पाते? क्योंकि कोचिंग में वो सीखने के लिए जा रहे हैं, वो लर्निंग के लिए जा रहे हैं, और कॉलेज के अंदर मटर गश्ती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बात तो सच्ची है लेकिन बतानी भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम आ चुके हैं ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है?
है ना, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग मस्ट एंड शुड फॉलो। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो रूल जो हर किसी को फॉलो करने ही चाहिए, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड, एक बच्चे का बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आया था एक समय कि ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स में केवल एक डिफरेंस है कि ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स मस्ट बी ओबे, और एथिक्स क्या है, ये हमारे विलिंग पावर के ऊपर है कि बड़ों का आदर करना चाहिए तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया तो यू मस्ट बी फॉलो। ठीक है, ये एक संविधान की तरह हो गया कि एक ऐसा मानव जाति का संविधान जिसको हमको पालन करना ही चाहिए, भले शत्रु हमारे दरवाजे पे क्यों ना आए। एक गिलास पानी यदि वो मांग ले तो हमें उसको पिलाना ही चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म की कह सकते हो कि हमारी जो आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान की वो यही कहती है कि कोई भी आपके घर पर आ रहा है यथाशक्ति सत्कार करो। तो दैट इज द ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी सी बात समझ में आ गई। द सेट ऑफ रूल्स द ईच ह्यूमन बीइंग मस्ट फॉलो। अब वो कौन से होंगे सेट ऑफ रूल्स? ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको एमबीए करना ही करना है, आपको बीबीए करना ही करना है, आपको ये काम करना ही करना है, आपको इतना टैक्स पेमेंट करना है, नहीं। द पार्ट ऑफ इथिकल बीइंग मींस कि ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। आप कभी भी चोरी नहीं कर सकते हो, आप किसी का बुरा नहीं करोगे। बुरा का मतलब कि आप व्यापार कर सकते हो लेकिन आप डिसऑनेस्टी नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे, फ्रॉड नहीं करोगे, मिस्टेक तो खैर फ्रॉड नहीं करोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, अनड्यू एडवांटेज नहीं लोगे। दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट एंश्योर द कोऑर्डिनेशन ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, मतलब आप भी बढ़ो और सामने वाला भी बढ़े। अब यहाँ पर सामने वाला नेचर भी हो सकता है, सामने वाला एनिमल भी हो सकता है, सामने वाला प्राणिक ऑर्डर भी हो सकता है और सामने वाला कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। मींस कि आप यदि व्यापार कर रहे हो तो ऐसा व्यापार करो कि आप भी लाभ में रहो और सामने वाले को भी एक्चुअल प्राइस पे वैल्यू मिले, एक्चुअल प्राइस पे प्रोडक्ट मिले। मींस कि आप उससे ओवर चार्ज भी नहीं करो और अंडर चार्ज भी नहीं करो, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी पे लो। दैट इज द ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें बरकत ज्यादा रहती है। हाँ, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। अभी तक तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, सेट ऑफ रूल्स। अब जब इसमें यूनिवर्सल ऑर्डर लग गया तो दैट ऑर्डर सर्वभौम व्यवस्था, दैट फीलिंग द बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स द अदर एंटिटीज ऑफ नेचर। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर ये कहता है कि हर जना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकृति से इंसान जुड़ा हुआ है, इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में सारे एनिमल्स आ गए, सारे प्लांट्स आ गए, सारे सॉइल्स मतलब मटेरियल ऑर्डर आ गया, प्राणिक ऑर्डर आ गया और मटेरियल ऑर्डर आ गया, प्राणिक ऑर्डर आ गया और एनिमल ऑर्डर आ गया। मींस के ऑल फोर ऑर्डर्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। मींस के हम यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे सब जने साथ में विकास करें, कोई अलग अलग विकास न करें। मींस के आप भी बढ़े और एनिमल्स की भी ग्रोथ हो, प्लांट्स की भी ग्रोथ हो और हम नेचुरल एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन न करें। ठीक है, बीइंग रिलेवेंट टू अखंड समाज। अब ये अखंड समाज का अनडिवाइडेड सोसाइटी मींस के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे हैं भाई भाई। तो दैट इज द अखंड समाज। मींस के हम हमारे डिफरेंसेस का रेस्पेक्ट करें एक दूसरे का और उस डिफरेंस रेस्पेक्ट लेके हम जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, और अनडिवाइडेड रहे हम, बेसिकली यही इसका लॉजिक है। क्लियर हो रहा है ना? देखो बहुत सिंपल से टॉपिक है। अब कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। कॉम्पिटेंस का मतलब यहाँ पे क्षमता से है। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली द एथिक्स व्हिच आर फॉलोड इन द प्रोफेशन। जो एथिक्स हम प्रोफेशन में फॉलो करते हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स कहलाते हैं। लाइक प्रोफेशन कौन कौन से हैं? कोई सर्विस है, कोई जॉब है, जैसे कि एमबीए इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, बीबीए इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, बीकॉम इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। पर बीए को प्रोफेशनल नहीं कहते, उसमें आर्ट्स को कह सकते हो, ड्राइंग को कह सकते हो, लेकिन नॉर्मल को नहीं कहते। अब क्यों? व्हाट इज द मीनिंग डिफरेंस? हम कोई स्किल का जब डेवलपमेंट करते हैं तो वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। लाइक एमबीबीएस स्किल है, सीए स्किल है, सीएस स्किल है, एमबीए में मार्केटिंग, एचआर, आईटी, आईबी स्किल है। ठीक है, तो ये सब स्किल का डेवलपमेंट होता है, यानी कि कोई जॉब का। अब अगर हम प्रोफेशन में कौन कौन से एथिक्स फॉलो किए जाने चाहिए? यू मस्ट ओबे योर एम्प्लॉयर, कि आपको आपके एम्प्लॉयर या बॉस की बातों का मान रखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं भी लीक नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आपको काम पे टाइम पे जाना चाहिए, अनड्यू एडवांटेजेस नहीं लेने चाहिए कंपनी के। दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स। और कॉम्पिटेंस क्या है?
डेवलप इन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। और इससे क्या डेवलप होता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना। यहाँ पे कॉम्पिटेंस क्या है? प्रतिस्पर्धा की भावना और क्षमता दोनों से है, ठीक है। इज द ओनली इफेक्टिव वे टू एंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही समझना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, समझा दिया। द एथिक्स व्हिच आर फॉलोज इन द प्रोफेशनल इज कॉल्ड द प्रोफेशनल एथिक्स, लाइक ओबे द बॉस, बीइंग ऑन टाइम, बीइंग पंक्चुअल, ठीक है, नॉट लीक द सीक्रेट ऑफ द कंपनी, बी हम्बल टू द कलीग्स, और कह सकते हो आपके जूनियर से भी आपको हम्बल रहना चाहिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है और इससे क्या कॉम्पिटेंस भी बढ़ता है। आगे क्या है? एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑगमेंटेड यूनिवर्सल ऑर्डर। ऑगमेंटेड मतलब कि इकट्ठा की जाती है। जब हम प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ावा देते हैं तब हम क्या करते हैं? हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या कह रहा है? सुन लेना, क्या कह रहा है? बार बार ये वर्ड आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर केवल इतना कह रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इतना कह रहा है कि हम सब एक हैं, पूरा विश्व एक है, हम सब का विकास एक साथ होगा। यानी कि पूरे ईश्वर, पूरे जितने भी चारों हैं, मींस के प्राणिक ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, चारों एक साथ वर्किंग टुगेदर फॉर द म्यूचुअल हैप्पीनेस, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, दैट इज द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर यही कहता है कि हम चारों को एक साथ वर्क करना है। इसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स फाउंडेशन है, और प्रोफेशनल एथिक्स के लिए वैल्यूज फाउंडेशन थी, अपन ने देखा था, है ना पहले। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का अगर हमको डेवलपमेंट करना है, तो इसको अगर बढ़ाना है, ऑगमेंटेड करना है, यानी समग्र विकास करना है, तो इसके लिए क्या करना है? हमको प्रोफेशनल एथिक्स को डेवलप करना होगा। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड द कैरेक्टरिस्टिक द पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट मॉडल्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? जब प्रोफेशनल एथिक्स को हम फॉलो करते हैं तब हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाते जिससे लोगों का नुकसान हो। हम क्या होती है? इको फ्रेंडली बनाते हैं। जैसे कि आप इसमें ये कह सकते हो कि जब हम प्रोफेशनल एथिक्स वर्क करेंगे तब हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, तब हम मिसाइल्स नहीं बनाएंगे, तब हम दवाओं की खोज करेंगे। मींस कि हम हमारे प्रोफेशन कौन सा चूज करेंगे? जो डिजास्टर नहीं लाता हो, जो डेवलपमेंट लाता हो। जो डिजास्टर नहीं लाता हो, जो डेवलपमेंट लाता हो, तो इससे क्या होगा? इको फ्रेंडली होगा। टेक्नोलॉजी वो ना है जिससे हम किसी को परेशान कर सके कि भाई ऐसा वायरस है जिससे 1 लाख लोग मर जाएंगे, नहीं। ऐसा उसका एंटीडोट है जिससे कभी किसी को सर दर्द नहीं होगा, जिससे कभी किसी को बुखार नहीं होगा। तो दैट इज द एबिलिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इसके डेवलपमेंट से हम क्या करेंगे? हमारे इको फ्रेंडली, टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन कंडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। किसके डेवलपमेंट से? प्रोफेशनल एथिक्स के डेवलपमेंट से, ठीक है। केस स्टडी आने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। केस स्टडी ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम। अब होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है? होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इज द अप्रोच ऑफ आईटी मैनेजमेंट द कंसर्न विद द व्यूइंग, ट्रीटिंग एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम एज अ सिंगल एंटिटी। ये क्या कहती है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी? ये नहीं कह रही है। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एक समग्र रूप से बोला गया वर्ड है। इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी वो डेवलप करेंगे जो वर्ल्ड के लिए नेसेसरी हो, जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हो, जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हो, ना कि ह्यूमन के डिजास्टर। आज भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाई, बहुत अच्छी बात है। अग्नि मिसाइल बनाई, बहुत अच्छी बात है। हम परमाणु संयंत्र बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। न्यूक्लियर वेपन देश है, बहुत अच्छी बात है। आर्मी हमारी जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, बहुत अच्छी बात है। हम ताकत में काफी आगे बढ़ गए, लेकिन क्या डेवलपमेंट में इतने आगे बढ़े? क्या हर जगह रोड और रेल नेटवर्क पहुंच पाया? क्या हर जगह फाइबर का प्लान आ पाया? क्या हर जगह हम फ्री इंटरनेट, फ्री फूड, फ्री हेल्थ, एजुकेशन सर्विसेज दे पाए? तो आप कर कहोगे कि सर नहीं दे पाए, लेकिन हम हमारी बाउंड्री को सुरक्षित करने में एक मजबूत है। क्यों? क्योंकि दुश्मन देश एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हमारा चीन, दोनों से झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन अगर सोचो ये झगड़े ना होते, अगर ये टेक्नोलॉजी जो हमने मिसाइल बनाने में, पृथ्वी अग्नि मिसाइल बनाने में अब्दुल कलाम साहब ने जो अपना बहुमूल्य जीवन का समय खर्च किया है, व्यर्थ तो नहीं कहूंगा, खर्च किया है,
अगर उसकी जगह उन्होंने कोई डेवलपमेंट की चीज बनाई होती जिससे ऐसा फूड बनता जिसकी शेल्टर लाइफ 1000 डेज की होती, 2000 डेज की होती, 5000 डेज की होती, तो आज भारत में हंगरनेस बिल्कुल खत्म हो जाती। तो हमने इतने बड़े अच्छे वैज्ञानिक को किस काम के अंदर वो लगे रहे, मिसाइल मैन बहुत अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी काम खराब किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज करी डिस्ट्रॉइंग में, अगर हम उसको डेवलपमेंट में यूज करते, अगर हम उसको डेवलपमेंट में यूज करते तो इट इज मच मोर फ्रूटफुल। लेकिन हमारे भारत के और विश्व के आर्थिक हालात ऐसे नहीं रहे, राजनीतिक हालात नहीं रहे, जियोपॉलिटिकल न्यूज ऐसी नहीं रही कि हम ऐसा कर पाए, हमें भी शक्तिशाली बनना पड़ा। तो याद रखना, केवल दो ही लोगों का शोषण नहीं हो सकता जीवन में, एक तो बदमाश और दूसरा शक्तिशाली। बदमाश का कोई शोषण नहीं कर सकता। उत्तरी कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया क्या कहता है भैया, नॉर्थ कोरिया में क्या है, एक हाइड्रोजन डराता रहता है, बदमाश है ना, बदमाश है तो उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, उस पर सब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लेकिन उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। एक शक्तिशाली का कोई नहीं कर सकता, जिसका अमेरिका पावरफुल कंट्री, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा पाता, उसकी बात को कोई डिसओबे नहीं कर पाता, क्योंकि इट इज अ पावरफुल। सो दो ही व्यक्तियों का शोषण नहीं हो सकता जिनको हम गिरा नहीं सकते, एक तो होते हैं शक्तिशाली, दूसरे होते हैं बदमाश। मैं कभी भी आपको बदमाश बनने की राय नहीं दूंगा, मैं कहूंगा शक्तिशाली बनो, तभी आपको जीवन में प्रगति मिलेगी। जो शक्तिशाली है वही जीवन में आगे बढ़ सकता। याद रखना, शक्तिहीन व्यक्तियों के पास कुछ नहीं होता। वीरस्य भोग्यम वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा का भक्षण करते हैं, भोगते हैं। कहा है, सुक्ति है, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, जवानों को बोलते हुए कहा है, और बिल्कुल सही कहा है कि केवल वीर ही उसका पालन कर सकते हैं, उसको उसका आनंद उठा सकते हैं। किसका? जो वीर है, जो शक्तिशाली है। तो हमेशा जीवन में शक्तिशाली जरूर होना। थोड़ी सी बात डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आईटी मैनेजमेंट में यही बोला गया कि सिंगल एंटिटी हमको उसको ट्रीट करना है, और केस स्टडी जब इस पे आएगी, जब हमारे एग्जाम के अंदर इसमें केस स्टडी आएगी, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपके न्यूक्लियर वेपन के ऊपर क्या रिएक्शन है। तो अगर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग न्यूक्लियर पावर का उपयोग हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इससे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से मैं कह सकता हूं कि पूरा एक स्टेट जगमगा सकता है। लेकिन उसी का अगर हम उपयोग अगर दूसरे देश के ऊपर डिस्ट्रॉइंग में कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। जैसे यूक्रेन और रूस वॉर के अंदर इसका करंट एग्जांपल, तो इसके अंदर एक केस स्टडी बनेगी तो यूक्रेन और रशिया वॉर पे बिल्कुल आ सकती है, इस बार आने की पूरी संभावना भी रहेगी। आपको पॉजिटिव मैनर में लिखना है कि मींस कि हमको हमारी टेक्नोलॉजी का फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन करना है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, बस इसका सार यही है। और आईटी मैनेजमेंट को एक सिंगल एंटिटी माना गया है पूरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। ऐसा नहीं बोला कि कंप्यूटर अलग, मोबाइल अलग, इंटरनेट अलग, ना, सब एक है। इसलिए टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। क्लियर है? हाँ, अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक तो वैसे 32 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है इस यूनिट का। क्या आया है? स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हम आज से भविष्य के ओर जब जाएंगे तो कैसे हम अचीव कर सके यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को। हम ऐसे अचीव करेंगे कि इकोलॉजिकल हम हमारा उसमें आपको सजेशन दे देना है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल को कैसे करोगे, उसको एजुकेट करोगे, ठीक है, उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाओगे, उसको रेस्पॉन्सिबल बनाओगे कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि एनवायरमेंट आपको ही बचाना है। आप उसको एजुकेट करोगे ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, एनिमल प्रोटेक्शन होगा, और ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए आप उसको एजुकेशन कर रहे हो। तो 3 ऑर्डर आप इंडिविजुअल करोगे, और सोसाइटी के लेवल पे क्या करोगे? म्यूचुअल एनरिचिंग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोर्सेज लॉन्च करोगे। यही कोर्स का नाम है अपना यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। कोर्सेज लॉन्च करोगे, उसको सिखाओगे, उसको एजुकेशन में सम्मिलित करोगे, उसकी वर्क कॉन्फ्रेंस कराओगे, वर्कशॉप कराओगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे हम ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप कर सके, जिससे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज डेवलप हो। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ऑर्डर क्या कहता है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो और इसकी पूरी जिम्मेदारी इंसान की है, यानी ह्यूमन बीइंग की है कि सबको सेव करना। किसको? एनवायरमेंट को, एनिमल्स को, नेचुरल एनवायरनमेंट, एनिमल एनवायरनमेंट, मरीन एनवायरनमेंट, सब एनवायरनमेंट को सेव करने की जिम्मेदारी किसकी है? केवल और केवल ह्यूमन बीइंग की। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में कॉन्शियसनेस है।
ह्यूमन बीइंग में इमोशंस हैं, सारी चीजें उसके अंदर है ना। गेटिंग माय पॉइंट। ह्यूमन बीइंग को रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे, उसको एजुकेट करेंगे, एजुकेट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा, ठीक है, और उसको ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट की होगी। तो एक केस स्टडी और ये क्वेश्चन बनता है कि आज की जो प्रेजेंट स्टेट है इससे आप फ्यूचर में यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक कैसे लेके जाओगे। फर्स्ट आपको इंडिविजुअल लेवल पे बोल देना है और सेकंड सोसाइटल लेवल पे। सोसाइटल लेवल पे कोर्स का नाम भी आपको पता है, ठीक है, बी फार्मा। ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरी कॉलेज के अंदर ये कोर्स किसी ने अदर नाम से चल रहा है, कहीं प्रोफेशनल, कहीं इथोस के नाम से भी चल रहा है, तो कोर्स का सिलेबस लगभग मिलता हुआ ही है। तो इसी के साथ दोस्तों केवल 35 मिनट के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी, थोड़ी इधर उधर की बातें भी करी, लेकिन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की 5th यूनिट आपको कंप्लीट करा दी। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का आपका और मेरा साथ कैसा रहा, मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी के साथ मुस्कुराते रहिए। जल्दी दूसरे वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ। फील फ्री टू कमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।